नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। 4 बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, तो आइए नजर डाल लेते हैं कि आज की 4 बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर श्रीलंका में सभी मंत्रियों ने प्रधानमंत्री राजपक्षे को इस्तीफा सौंपा। आपातकाल के दौरान सड़कों पर उतरे लोग, सुरक्षा बलों से प्रदर्शनकारियों की झड़प। दूसरी बड़ी खबर मिलेंगे, जहां पर यूपी के छात्रों को योगी सरकार की सौगात। आज से शुरू होगा स्कूल चलो अभियान। श्रावस्ती जिले से सीएम योगी करेंगे अभियान का शुभारंभ। तीसरी बड़ी खबर मिलेंगे, जहां पर मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 का विमोचन। आज सीएम शिवराज दिल्ली में करेंगे विमोचन। केंद्र राज्य सरकार के मंत्री और सांसद रहेंगे मौजूद। चौथी और अंतिम बड़ी खबर मिलेंगे, जहां पर वरिष्ठ नेताओं के दिल्ली दौरे के बीच भोपाल में कांग्रेस की अहम बैठक। आज कमलनाथ के आवास पर जुटेंगे पूर्व मंत्री। नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ सकते हैं पीसीसी चीफ। पहली बड़ी खबर लेंगे, जहां पर श्रीलंका में हिंसा और राजनीतिक अटकलों के बीच मंत्रिमंडल ने देर रात सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने त्यागपत्र नहीं दिया है। नेता सदन और शिक्षा मंत्री दिनेश गुणवर्धने ने बताया है कि मंत्रिमंडल ने इस्तीफा प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे को सौंप दिया है। उन्होंने इसका कारण नहीं बताया है और ऐसा बताया जा रहा है कि श्रीलंका में जल्द ही सर्वदलीय सरकार बनने जा रही है, जिसमें विपक्ष के नेताओं को भी शामिल किया जाएगा। वहीं दलों की ओर से ऐसा प्रस्ताव आया था कि राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए एक नई अंतरिम सरकार की जरूरत है। इससे पहले श्रीलंकाई पुलिस ने रविवार को केंद्रीय प्रांत में कर्फ्यू के बावजूद सरकार के विरोध में उतरे पैराडियन विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों पर आंसू गैस के गोले दागे थे। छात्र सर्वदलीय सरकार बनाने की मांग कर रहे हैं और वहीं छात्रों का आरोप लगाया गया है कि कागज की कीमत बढ़ने से परीक्षाएं नहीं कराई जा रही हैं, जिससे पूर्व सरकार ने सोशल मीडिया पर लगी पाबंदी वापस ले ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कर्फ्यू के बावजूद भी प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि श्रीलंका में आपातकाल लगा हुआ है, उसके बाद में भी श्रीलंका में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे को छोड़कर कैबिनेट के सभी मंत्री सड़क पर हैं। बेटे नमल राजपक्षे ने भी इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया से हटाया है प्रतिबंध। राष्ट्रपति आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। सवाल मेरा आपसे यह है कि श्रीलंका में जिस तरीके से हाहाकार देखा जा रहा है, महंगाई चरम पर पहुंच गई है। देखिए, निश्चित रूप से ये श्रीलंका की जो स्थिति है वो बहुत चिंताजनक स्थिति है और वहाँ राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से तीनों प्रकार की वहाँ पर अराजकता है। उसका कारण ये है कि एक समय हुआ करता था, यद्यपि जो वहां से डामाडोल हुई वो आर्थिक स्थिति से एक प्रकार से वो डामाडोल हुई और धीरे धीरे करके आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, कीमतों के दाम बढ़ेंगे, चीजें उपलब्ध नहीं होंगी, तो स्वाभाविक रूप से इसमें समाज में अशांति फैलेगी। एक समय ये हुआ करता था कि श्रीलंका जो उनकी अर्थव्यवस्था दो चीजों पर केंद्रित हुआ करती थी। एक तो वो जो प्राकृतिक संपदा होती है, प्राकृतिक संपदा को जो समंदर से लेते थे, कुछ जमीन में से निकालते थे, तो फिर दूसरी वो शिल्प के आधार पर उनकी ये होती थी। लेकिन पिछले 10-20 सालों में क्या हुआ कि शिल्प और ये जो प्राकृतिक संपदा है समंदर की, इसमें चीन ने लगभग कब्जा कर लिया है, पूरी आधी से ज्यादा दुनिया पर कब्जा कर लिया। तो ऐसी स्थिति में ये जो छोटे छोटे देश थे, जिसमें बर्मा भी एक है, श्रीलंका एक है और ऐसे बहुत सारे देश जो हैं, उन देशों को एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई और इस समस्या उत्पन्न होने का उनके पास कोई उपचार नहीं था। हालांकि फिर कुछ पिछले काफी वर्षों से 10-12 साल से श्रीलंका कर्जा ले करके अपना काम चला रहा है। तो चीन ने कर्जा देने में एक चालाकी ये बरती कि उन्होंने अपना समुद्री ठिकाने वहां पर बनाए, उससे नेटे बनाए। तो कुल मिलाकर के ये सारा का सारा वहां चलता रहा। अब स्थिति ये हो गई क्योंकि श्रीलंका की ये स्थिति नहीं बची कि वो कर्ज को लौटा सके। तो ऐसी स्थिति में दुनिया में सारे लोगों ने कर्ज देने से मना कर दिया। अभी पिछले हफ्ता भारत ने ही कुछ गेहूं देने पर, अनाज देने पर, कुछ कर्ज देने पर सहमति दी है, मोदी जी ने दिया हुआ। तो कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति को लेकर के जो जन असंतोष है वो वहाँ सड़कों पर भी है, वो वहाँ पर संसद में भी है और वो समाज में भी है। अब इसका क्या रास्ता निकल सकता है ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि श्रीलंका एक प्रकार से आर्थिक रूप से तो डूब चुका है और दूसरी जो स्थिति उनके यहाँ है, उनके यहाँ सुरक्षा बल और सैन्य शक्ति भी कम है, क्योंकि उनके पास वेतन देने को तनख्वाह नहीं है। तो वेतन देने के लिए नहीं है तो बहुत सारे लोग जो असंतुष्ट हैं। एक सेना वैसे ही कम थी, आपको अगर याद हो तो उनके यहाँ अगर लिट्टे की समस्या थी तो उन्होंने या तो भारत से सेना बुलाई थी या वो चीन से सेना बुलाना चाह रहे थे। तो ये जो सामाजिक असंतोष है
इसको कंट्रोल करने के लिए भी उनके पास कोई उपचार नहीं है। तो अब वो किससे मदद लेते हैं, क्या करते हैं, लेकिन श्रीलंका की स्थिति वाकई बहुत खराब है। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकते हैं क्योंकि श्रीलंका के लिए भारत का महत्व अपने आप में है, वहाँ स्थिति जल्दी ठीक हो। बिल्कुल लेकिन जिस तरीके से ये हाहाकार देखी जा रही है, बच्चे तक जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और उसके पीछे की वजह जो है वो ये बताई जा रही है कि कागज की कीमत ज्यादा हो गई इसलिए परीक्षाएं नहीं कराई जा रही है। तो इस तरीके की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है, महंगाई चरम पर पहुंच गई है। तो क्या इसे किस तरीके से देखें, क्या भविष्य देखा जाए बाकी? देखिए, भविष्य को तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। श्रीलंका का भविष्य तभी हो पाएगा कि जब जिन देशों का कर्जा है वो थोड़ा सा उसको राहत दे दे और उसको अलग से खाद्य सामग्री विशेष करते हैं। बाकी उपयोग का तो ठीक छोड़ दीजिए, खाद्य सामग्री जिसमें फल हो सकते हैं, जिसमें अनाज हो सकते हैं, जिसमें दूध हो सकता है, तो ये जो चीजें श्रीलंका को उपलब्ध, उसके आसपास जो भी देश हैं, जैसे सबसे ज्यादा तो भारत है, समुद्र की सीमा में चीन भी पहुंच गया है, और जो छोटे छोटे द्वीप उसके आसपास हैं, उन सब वो अगर इस मामले में उसकी मदद कर सकते हैं तो ही मैं समझता हूँ श्रीलंका की स्थिति उसमें बढ़ेगी। अन्यथा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो लोगों को भी चाहिए कि थोड़ा सा धैर्य रखें और धैर्य रख करके उस स्थिति का मुकाबला कर सकें, क्योंकि कल्पना कर सकते हैं दूध के बिना और गेहूं के बिना कौन रह पाएगा। दूध अगर 300 रुपए लीटर होगा, 150 रुपए लीटर होगा, तो कैसे काम चलेगा, लोग कैसे उसको जी पाएंगे। तो इस समय तो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और मैं समझता हूँ एक आध दिन में बहुत संभव है कि भारत सरकार कोई बड़ा निर्णय श्रीलंका के लिए ले सकती है, ये मुझे उम्मीद लग रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद रमेश जी, हमारे साथ में आप जुड़े और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की। श्रीलंका में हाहाकार देखने को मिल रहा है, कर्फ्यू के बाद प्रदर्शन भी जारी है। दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर आबादी के आधार पर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सरकार ने सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है और इसके तहत राज्य में आज से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की जा रही है। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विधायकों को एक एक स्कूल गोद लेने के निर्देश भी दिए हैं। अभियान के तहत स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती भी सुनिश्चित की जाएगी और इसके साथ ही छात्रों को यूनिफॉर्म और जूते मोजे भी उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं शौचालय, पेयजल, पर्याप्त फर्नीचर और स्मार्ट क्लास जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए उपलब्ध सुनिश्चित की जाएगी। और मुख्यमंत्री की योजना के अनुसार स्कूल चलो अभियान का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करना भी रखा गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अविरल अग्निहोत्री जुड़े हैं। जी अविरल, स्कूल चलो अभियान आज से शुरुआत की जा रही है, किस तरीके से इसका नामांकन और सारी चीजों पर ध्यान रखा गया है? बिल्कुल अंशुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों के भविष्य को लेकर स्कूल चलो अभियान की जो शुरुआत है उसको साफ तौर पर शुरू किया है। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जिस तरीके से श्रावस्ती जिले में जो साक्षरता की जो दर है वो कहीं ना कहीं कम आई है, तो इस वजह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर हरी झंडी देकर अब स्कूलों में इसको दोबारा से शुरुआत करी है। अब आप ये समझिए कि जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान में लगातार स्कूल बंद रहे थे, तो कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा पर भी बेहद बुरा असर पड़ा था। तो हालांकि अब आप समझिए कि जिस तरीके से इंटरनेट पर और ऑनलाइन क्लासेस की अभी भी इस तरीके की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती थी, तो कहीं ना कहीं जो दिक्कत करना पड़ा था बच्चों के भविष्य को लेकर, तो आगे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर इसकी शुरुआत करके आगे बढ़ाने का काम किया है। आप ये समझिए कि आज इसकी शुरुआत हो गई है और जो तमाम जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर जो साक्षरता की दर जो बहुत कम आ रही थी, तो अब सीधे तौर पर जो वहां पर जो शिक्षक हैं, शिक्षकों को भी ये आदेशित किया गया है कि आप इस साक्षरता की जो दर है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ा कर रखें। और जो आप ये समझिए कि जिस तरीके से कोविड के दौरान में बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई थी, तो उस पर भी ये कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें सामने आए कि बच्चों को इसमें ऐसी दिक्कतों का सामना न करना पड़े और बच्चों को स्कूल भेजा जाए। तो शिक्षकों को भी ये आदेश किया गया कि आप डोर टू डोर जाएं, बच्चे जहां पर भी हैं उनको सबको बताएं कि आप स्कूल चलें। स्कूलों में भी मिड डे मील जैसी चीजों का जो है लगातार जो आयोजन है वो चला आ रहा है। उसके साथ में जो बच्चों के खिलौने हैं स्कूल में उनका प्रबंध किया गया है। टीचरों से साफ तौर पर कहा गया है कि बच्चों से इस तरीके का व्यवहार अपनाएं जिससे कि बच्चे जो है स्कूल आने के लिए बिल्कुल जो है आतुर नजर आए।
और जो इस समय मौजूदा विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे साफ तौर पर कहा गया है कि जो है स्कूलों को गोद लेते हुए नजर आए, जिससे कि स्कूलों की जो दशा है वो कहीं ना कहीं सुधरती हुई नजर आए। तो इसका जो आज आरंभ किया गया है अंशुल, तो ये कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, इसका परिणाम देखने को मिलेगा। और जो बच्चों में स्कूल न जाने की जो अभिरुचि देखने को कहीं ना कहीं मिलती थी, तो इसमें सीधे तौर पर जो टीचर्स हैं उनकी जिम्मेदारी बिल्कुल सुनिश्चित कर दी गई है कि आप किसी भी तरीके से बच्चों को समझा बुझाकर, बहला फुसलाकर, बढ़िया उनको सपने दिखाकर और उनको महत्व बताकर स्कूलों में लाएं, जिससे कि उनका भविष्य सुधरे और साथ ही साथ जो है देश का भविष्य भी सुधरते हुए नजर आए अंशुल। बिल्कुल अविरल, लेकिन 100% नामांकन की यहाँ पर बात की गई है और बहुत सारी चीज़ों को लेकर भी यहाँ पर बात की जा रही है। तो स्कूल चलो अभियान की आज से जो शुरुआत यहाँ पर की जा रही है, तो किस तरीके से उसमें रखा गया, क्योंकि 2 साल से जो देखिए कोरोना का जो समय था वो बीत गया है, अब बच्चों को फिर से हैबिट डालनी पड़ेगी पढ़ने को लेकर और इन सब चीज़ों को लेकर, तो उसके लिए कुछ अलग से व्यवस्था भी की गई है। बिल्कुल अंशुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से कोविड के दौरान पे ये हम लोगों ने एक त्रासदी झेली देखी थी और उसके बाद से लगातार स्कूलों को बंद कर दिया गया था, बच्चे घरों में कैद हो गए थे और तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर कब तक स्कूल खुलेंगे। तो अब ऐसे में जिस तरीके से वैक्सीनेशन का जो काम किया गया था, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 100% वैक्सीनेशन कराया है, जिससे कि कोविड की जो लहर आई थी ये कहीं ना कहीं प्रभावशाली ढंग से अब डाउन हो गई है। तो अब स्कूलों में जो है दोबारा से बच्चों को वापस बुलाने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। तो ऐसे में अब आप ये देखिए कि जो बच्चे हैं वो भी स्कूल जाने लगे हैं और अभिभावकों को भी जागरूक किया गया है कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए और टीचर जो है उनकी बेहद जिम्मेदारी दी गई है कि आप इसके बारे में जागरूकता करें, क्योंकि तमाम तरीके के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर बच्चे जो है स्कूलों में आने से कतराते हैं, कहीं ना कहीं जो है इसका जो उद्देश्य है शिक्षा का वो कहीं ना कहीं नहीं पता है। तो ऐसे में टीचरों की जिम्मेदारी दी गई है कि आप घर घर जाकर बच्चों को बुलाएं और उनके अभिभावकों से बातचीत करें और तमाम तरीके के जो विशेष प्रोग्राम चलाए जाते हैं उनको चलाएं, जिससे कि बच्चों को क्लास में बुलाया जा सके, स्कूल में बुलाया जा सके और देश का भविष्य बेहतर बनाया जा सके। बिल्कुल अविरल, यहाँ पर एक और पहल करते हुए सीएम योगी दिखाई दे रहे हैं कि सभी विधायकों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी को एक एक स्कूल को गोद लेना होगा। तो ये बहुत अच्छी पहल एक तरीके से देखने को मिल रही है, क्योंकि सभी विधायक एक एक स्कूल गोद ले लेंगे तो वहां पर पेयजल व्यवस्था हो, पढ़ाई लिखाई को लेकर व्यवस्था हो, बच्चों को जो भी सुख सुविधाएं हैं वो प्रॉपर तरीके से मिल पाएंगी। बिल्कुल अंशुल, आप ये देखिए जिस तरीके से ये गोद लेने की प्रथा, मैं आपको बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वप्रथम सबसे पहले जिस तरीके से गोद लेने सांसदों को गांव गोद लेने की बात कही थी, जिससे कि होता ये है कि अगर किसी को पार्टिकुलर जो गांव है, सब्जेक्ट है, उसको अगर गोद लिया जाए तो उस पर विशेष फोकस किया जाता है। तो ऐसे में ये प्रथा तब से शुरू हो गई और आज आप ये समझिए कि जो विधायकों को गोद लेने की जो बात करी गई है, स्कूलों को गोद लेते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में सीधे तौर पर ये बेहद आप ये देखिए संजीदगी के साथ में विधायकों ने भी इसको निभाना शुरू कर दिया है और जो विद्यालय गोद लिए जाएंगे उस पर विशेष फोकस रहेगा। उसमें किस तरीके से पढ़ाई लिखाई चल रही है, टीचर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बच्चे पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, जो मिड डे मील का जो खाना है, भोजन है, वो ठीक से उनको मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, शिक्षा गुणवत्तापूर्ण जा रही कि नहीं जा रही है, विधायकों की जिम्मेदारी होगी। और आप समझिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे जो मॉनिटरिंग करेंगे वो जो है विधायकों से पूछते हुए नजर आएंगे कि आखिर बताइए कि आपने जो गोद लिया है विद्यालय को उसमें आपने कितना काम कराया, जिससे कि उनकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं तय होगी और बच्चों का जो भविष्य है वो सुधरता हुआ नजर आएगा। सब तमाम जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो प्रयास किए हैं, अब ये देखने वाली बात होगी कि जो विधायक जो स्कूलों को गोद ले रहे हैं वो आखिर किस तरीके से रंग लाएगा और बच्चों के भविष्य के लिए जो मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की सरकार जो काम कर रही है वो कितना लाभकारी सिद्ध होने वाला है। अंशुल, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है और बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो यहाँ पर हम स्कूल चलो अभियान आज से शुरू हो रहा है, बड़ी खबर आपको बता रहे 30 अप्रैल तक ये अभियान चलाया जाएगा, जिसमें एक बहुत ही अच्छी पहल उत्तर प्रदेश सरकार करती हुई नजर आ रही है। पढ़ाई के लिए जिस तरीके से कटिबद्ध है और विधायकों को भी गोद लेने के लिए कहा गया है हर एक स्कूल को, उसके बाद सभी सर्व सुविधायुक्त स्कूल बनाए जाएंगे। अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आज मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 का विमोचन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका शुभारंभ करेंगे, जिसमें केंद्र राज्य सरकार के मंत्री और सांसद मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही नई दिल्ली में प्रतिनियुक्त सभी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी, विभिन्न देशों के राजदूत, विकास भागीदार और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के गणमान्य व्यक्ति भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि रिपोर्ट अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा तैयार की गई है, जिसमें देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के विषय विशेषज्ञों के
बहुमूल्य इनपुट और मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ के आधार पर एग्मा द्वारा गहन अध्ययन से ये तैयार हुई है। मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 अपनी तरह का एक पहला दस्तावेज है और आपको बता दें कि MPSDR 2022 को 5 खंडों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें प्रथम खंड के अध्यायों में सुशासन की विशिष्टताओं का वर्णन और इस दिशा में प्रदेश में पिछले 15 वर्षों में किए गए प्रयासों का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। तो शिवराज का प्रेजेंटेशन आज है। मध्य प्रदेश सरकार अपनी वार्षिक रिपोर्ट पहले संस्करण का विमोचन करेगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान जुड़ गए हैं। जी ताहिर, शिवराज का जो प्रेजेंटेशन है, दिल्ली में शिवराज का प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखा गया है कि किस तरीके से विकास की और मध्य प्रदेश को लेकर गए हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी, साफ तौर पे अंशुल आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 का आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री विमोचन करेंगे। नई दिल्ली में इंडिया हैबिटेट जो सेंटर है, वहां ये कार्यक्रम होने जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी गुड गवर्नेंस संस्थान के नेतृत्व में पूरा कार्यक्रम आयोजित होगा और मध्य प्रदेश सरकार अपनी वार्षिक रिपोर्ट के पहले संस्करण का विमोचन करेगी, जिसमें केंद्र राज्य सरकार के मंत्री, मध्य प्रदेश के सांसद उपस्थित रहेंगे। अंशुल, बिल्कुल, ये एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड रहेगा ताहिर की देखने को मिलता है कि मध्य प्रदेश में किस तरीके का काम यहाँ पर किया गया है। 2022 का इसको रिपोर्ट कार्ड कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल, ये मध्य प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड आप कह सकते हैं कि 2 साल जब कमलनाथ की सरकार गिरी थी, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की भयावह स्थिति के बीच मध्य प्रदेश की बागडोर संभाली थी। उस स्थिति में किस तरह से काम किया गया और इस रिपोर्ट में जो चुने हुए क्षेत्र हैं, नीति का सुधार के परिप्रेक्ष्य में शासन की व्यवस्था की स्थिति और उसके समक्ष जो चुनौतियां थी उनको रेखांकित करती है। और जो 5 खंडों में पूरी रिपोर्ट पेश होने जा रही है। इस रिपोर्ट में सामुदायिक जुड़ाव, भागीदारी, मजबूत नीतिगत उपाय, कुशल वितरण प्रणाली, साक्षात्कार निर्णय लेने और जो व्यापक निगरानी है वो इसमें खासतौर पर शामिल किया गया है। अंशुल, बिल्कुल ताहिर, लेकिन नई दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में ये आयोजित किया जाएगा, प्रथम संस्करण कहेंगे इसको, तो क्या खास रहेगा इस बार? किस तरीके से मध्य प्रदेश को प्रेजेंट किया जाएगा? साफ तौर पे आपको बता दूं अंशुल, जो अध्याय में सुशासन की जो विशेषता है उसका इसमें वर्णन होगा। प्रदेश में पिछले 15 सालों में जो किए गए प्रयासों का वर्णन प्रस्तुत किया जाएगा। कोविड-19 पर जो केंद्रित महामारी के प्रबंधन में जो बदलाव और विकास है वो इसमें प्रस्तुत होगा। और जो तीसरा इसका जो खंड है, इसमें जो हितधारकों के मुद्दे, कार्रवाई जो हुई है उसके बिंदु शामिल किए गए हैं। कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने क्या कुछ नए आयाम स्थापित करे वो इसमें शामिल किया गया है। आयुष, नगरीय विकास और विज्ञान में और जो प्रौद्योगिक विकास में जो नवाचार हुए हैं वो अध्याय इसमें शामिल किए गए हैं। और आपको इसमें बता दूं, जो 5वां इसका खंड है वो राज्य में जो प्रमुख क्षेत्र के विकास और विकास के लिए जो कार्रवाई और योग्य जो बिंदु हैं, सिफारिशें हैं, तो सुझाव हैं, वो इसमें आमंत्रित किए गए। वो सारी प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आला अधिकारियों के समक्ष पेश करेंगे। इसमें कई लोग शामिल होंगे और जो केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री हैं वो भी इस जो विमोचन कार्यक्रम है उसका हिस्सा बनेंगे। अंशुल, बिल्कुल ताहिर, आप बने रहिए हमारे साथ, और भी खबर पर हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 का विमोचन आज है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस रिपोर्ट का विमोचन करेंगे। चलिए एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे, जहां पर 5 राज्यों में करारी शिकस्त के बाद देश भर में कांग्रेस खेमे में हलचल दिखाई दे रही है। कांग्रेस आलाकमान ने G23 नेताओं से मिलकर उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश की है। वहीं मध्य प्रदेश में आगामी 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। चुनाव से पहले कांग्रेस रूठे नेताओं को मनाने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की कलह जग जाहिर है। वहीं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच अंदरूनी कलह हो या अरुण यादव के कमलनाथ की किसी मीटिंग में न जाना कांग्रेस की कलह को जग जाहिर करता है। वहीं अरुण यादव ने इसको लेकर कुछ दिन पहले ही दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात भी की थी और अब इसको लेकर कमलनाथ ने अपने भोपाल स्थित आवास पर आज एक बड़ी बैठक बुलाई है। ऐसा माना जा रहा है कि वो इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ सकते हैं और इस जिम्मेदारी अरुण यादव को दी जा सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की एक बड़ी बैठक आज है। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी पर मंथन किया जाएगा। भोपाल में कमलनाथ के आवास पर ही बैठक की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हम लोग करेंगे, हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद ताहिर जुड़े हुए हैं। जी ताहिर, कांग्रेस की एक बड़ी बैठक आज है जिसमें सभी पूर्व मंत्री भी शामिल हो रहे हैं। आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति बनाने की बात यहाँ पर की जा रही है, किस तरीके की हो सकती है रणनीति? अंशुल, साफ तौर पर आपको बता दूं कि 2018 चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस है, उसमें बड़े फैसले की घड़ी के संकेत यहां पर मिल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने आज बड़ी बैठक भोपाल में बुलाई है, जिसमें जो पूर्व मंत्री और सीनियर लीडर हैं वो इसमें शामिल होंगे। और जो
कयास लगा जा रहा है कि जो कमलनाथ है वो राज्यसभा जा सकते हैं और नेता प्रतिपक्ष की जो कुर्सी है वो यहाँ पर छोड़ सकते हैं। इसका साफ संकेत हमें कल देखने को मिले जब नवरात्रि के दौरान दोनों ही नेता, चाहे अरुण यादव हो चाहे कमलनाथ हो, 2018 के बाद एक साथ देखे और एक साथ ही एक ही गाड़ी में सवार होकर दोनों सलकनपुर स्थित मां बिजासन के दरबार में पहुंचे, जहां दोनों ने पूजा अर्चना की। उसके बाद आज ये बड़ी बैठक होने जा रही है जिससे कहीं ना कहीं बदलाव के जो संकेत हैं वो हमें यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। अब ये बैठक निर्धारित करेगी क्या आने वाले जो बैठक होने वाली है आज उसमें क्या कुछ फैसले होते हैं। उसके अलावा आज एक बैठक और अभी थोड़ी अब से कुछ देर बाद राजधानी के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित की गई है, जहां युवा कांग्रेस के जो लोग हैं उनके साथ कमलनाथ मंथन करेंगे। उसके बाद एक दूसरी बैठक उनके निवास पर होगी। अंशुल, बिल्कुल, तो यहाँ पर जिस तरीके से रणनीति बनाने की बात की जा रही है, वरिष्ठ नेताओं के दिल्ली दौरे की भी अगर बात करें तो वहां भी जाकर रणनीति बनाने की बात यहाँ पर की है, तो क्या इस बार एजेंडा लेकर आएंगे, किस तरीके से विपक्ष को घेरते हुए नजर आएंगे? साफ तौर पर मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक दल हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, 2023 की तैयारी कर रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस में भी बड़े स्तर पर हलचल हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने जो बैठक बुलाई है उसमें सीनियर लीडर शामिल हो रहे हैं। उसमें कई मुद्दों के ऊपर रणनीति बनेगी और चाहे महंगाई का मुद्दा हो, बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल की कीमतें हो, रसोई गैस हो और अन्य जो कोरोना के मामले में जो लगातार कमलनाथ हमला करते रहे हैं कि जो कोरोना के मामले में सरकार की जो व्यवस्थाएं पूरी तरह से फेल रही और स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से वेंटिलेटर पर रहा है, वो लगातार आरोप लगाते रहे। उन तमाम मुद्दों को लेकर रणनीति तैयार होगी। 2023 के जो चुनाव है कहीं ना कहीं उसकी सुगबुगाहट मध्य प्रदेश में तेज हो गई है। चाहे अभी चुनाव में समय है लेकिन कहीं ना कहीं हमें उसमें कांग्रेस में जो सत्ता पाने की जो ललक है, जो भूख है, वो साफ तौर पर खेमे में देखने को मिल रही है। कमलनाथ अंदर ही अंदर एक्टिव हैं और जो अपने जो कार्यकर्ता हैं उनमें जान फूंकने में लगे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि दिग्विजय सिंह पूरे चाहे बैठक हो चाहे कमलनाथ के बंगले पे बैठक हो, वहां उनकी मौजूदगी नहीं है, जो सवाल खड़े कर रही है कहीं ना कहीं। और अरुण यादव का कमलनाथ से मेल मिलाप भी एक नए बदलाव का संकेत हमें दे रहा है। अंशुल, चलिए ताहिर, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। कांग्रेस की एक बड़ी बैठक आज है। इस बैठक में आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ सकते हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।